मैं किसी ऑफिस काम के लिए फ़्लाइट से बेंगलुरु से मुंबई जा रहा था। यह विमान का इकोनॉमिक क्लास था। जैसे ही मैं प्लेन में चढ़ा, मैंने अपना हैंडबैग ओवर हैंडेड केबिन में रख दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। जब अपनी सीट बेल्ट लगा रहा था तो मैंने एक सज्जन को देखा जिसकी आयु शायद 60-70 वर्ष की रही होगी। वह खिड़की की सीट पर मेरे बगल में ही बैठे थे। अगले दिन मुंबई में मेरा एक प्रेजेंटेशन था, इसीलिए मैंने अपने कागजात निकाले और अंतिम तैयारी में उनको पढ़ने लगा। लगभग 15-20 मिनट के बाद जब मैं अपने काम पूरा कर चुका था, मैंने दस्तावेज़ों को वापस बैग में सुरक्षित रूप से रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। मैंने बड़ी लापरवाही भरी निगाह से अपने बगल में बैठे इस व्यक्ति के चेहरे की ओर देखा। अचानक मेरे दिमाग में आया कि इस आदमी को मैंने पहले कहीं देखा है। मैं याद करने की कोशिश में बार बार उन्हें देख रहा था। वह वृद्ध थे और उनकी आंखों के नीचे और माथे पर झुर्रियाँ थीं। उनके चश्मे साधारण फ्रेम वाले थे। उनका सूट एक साधारण गहरे भूरे रंग का था जो बहुत प्रभावशाली नहीं लग रहा था। मैंने अपनी निगाहें उनके जूतों पर दौड़ाई। वे फॉर्मल जूतों की जगह एक बहुत ही साधारण जोड़ी थे। वह अपने मेल का जवाब देने और अपने दस्तावेजों को देखने में व्यस्त थे। अचानक उनको देखते हुए मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा और मैंने बातचीत शुरू करते हुए पूछा, क्या आप श्री नारायण मूर्ति हैं? उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराए और कहा, हाँ मैं हूँ। मैं चौंक पड़ा और कुछ समय के लिए अवाक रह गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उनसे कैसे आगे बातचीत जारी रखी जाए। मैंने उन्हें फिर से देखा, लेकिन इस बार सबसे बड़े भारतीय अरबपति होने की दृष्टि से। नारायण मूर्ति, उनके जूते, सूट, टाई, चश्मा सब बहुत ही साधारण था। और मज़ेदार तथ्य यह था कि इस व्यक्ति की संपत्ति $2.3 बिलियन थी और उन्होंने इन्फोसिस की सह स्थापना की थी। मेरी हमेशा से बहुत अमीर बनने की इच्छा थी ताकि मैं इस दुनिया की सारी विलासिता को भोग कर सकूं, बिजनेस क्लास की यात्रा कर सकूं और मेरे बगल वाला यह आदमी जो पूरी एयरलाइंस खरीद सकता था, मेरे जैसे मध्यम वर्ग के लोगों के साथ इकोनॉमिक क्लास में यात्रा कर रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, आप इकोनॉमिक क्लास में यात्रा कर रहे हो न कि बिजनेस क्लास में? क्या बिजनेस क्लास के लोग जल्दी पहुंच जाते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खैर, यह विचित्र प्रक्रिया थी और बहुत मायने भी रखती थी। और फिर मैंने अपना परिचय दिया और बातचीत आगे बढ़ाई। नमस्कार सर, मैं एक कॉरपोरेट ट्रेनर हूँ और पूरे भारत में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करता हूँ। उन्होंने अपना फ़ोन दूर रखा और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनने लगे। लगभग 2 घंटे की यात्रा के दौरान हमने कई सवालों का आदान प्रदान किया। हर सवाल के साथ बातचीत गहरी होती जा रही थी और फिर एक क्षण ऐसा आया जिसमें उस उड़ान के अनुभव को और भी यादगार बना दिया। मैंने सवाल किया, श्रीमान, आप इस दुनिया में इतने सारे लोगों के आदर्श हैं, आप अपने जीवन में महान निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आपको किसी बात का पछतावा है? यह सुनते ही उनका चेहरा उदास सा हो गया। उन्होंने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, कभी कभी मेरे घुटने में दर्द होता है। मुझे लगता है कि मुझे अपने शरीर का बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। जब मैं जवान था, मैं काम में इतना व्यस्त था कि मुझे अपने शरीर का अपना ख्याल रखने का समय नहीं मिला। और अब आज जब मुझे काम करना है तो मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरा शरीर इसकी अनुमति नहीं देता है। आप युवा, स्मार्ट और महत्वाकांक्षी हैं। मैंने जो गलती की है उसे मत दोहराओ। अपने शरीर की उचित देखभाल करो और ठीक से आराम करो। यह एकमात्र शरीर ही है जो आपको ईश्वर की नेमत के रूप में मिला है। उस दिन मैंने 2 चीज़ें सीखी, एक जो उन्होंने मुझे बताई और दूसरी जो उन्होंने मुझे दिखाई। हम सभी भौतिक रूप से बेहतर करने की उम्मीद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं और इस आपाधापी में हमारा स्वास्थ्य उपेक्षित हो जाता है। हमारे शरीर की उपेक्षा का मतलब हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचाना है। जीवन में कोई भी विलासिता हमारी मदद नहीं करती जब हमारा शरीर पीड़ित होता है। वास्तव में जब शरीर सहयोग करना बंद कर देता है तो सब कुछ अपने आप रुक जाता है। यह एकमात्र शरीर ही है जो हमें इस जीवन यात्रा के वाहन के रूप में मिला है। बेहतर होगा कि हम इसे हल्के में न लें।
उम्मीद है ये विचार श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।